इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, इसका कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो हमारे यहाँ लगातार बहस का एक मुद्दा बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहस के मुद्दे होते हैं, कॉपी में हमें वो बहस के मुद्दे बहस की तरह नहीं लिखने होते, बल्कि उसका प्रॉपर आंसर राइटिंग करना होता है। चाहे हम एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हों, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, बहस और आंसर राइटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। इन्हीं इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक मुद्दा है निवारक निरोध का। निवारक निरोध जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 फंडामेंटल राइट्स के तहत दिया गया है। लेकिन इसको सही तरह से समझना, कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमारे आंसर को कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से केस लॉ हैं जिसके बिना हमारा आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है, और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिखने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को डीपली, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। और बिना समय गवाए मैं आपको अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के बारे में समझाने की 15 मिनट में कोशिश करने वाली, तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं संविधान के अनुच्छेद 22 में, जो कि टर्म देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध। मज़े की बात यह है कि ये जो निवारक निरोध जो वर्ड है ना, इसका कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, इसलिए बिना डेफिनेशन दिए इसको कैसे समझा जा सकता है। तो निवारक और निरोध, प्रिवेंटिव और डिटेंशन, इसको अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये गिरफ्तार, जब कोई गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो भी चीज़ें अधिकार होते हैं ना, उससे रिलेटेड ये दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आर्टिकल 22 को बिना आर्टिकल 21 के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जब हम 21 के साथ 22 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है 21, उसके साथ 22 को, निवारक निरोध को साथ में पढ़ते हैं, तभी हम इस आर्टिकल को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना ये पूरा हो ही नहीं सकता है। अब ये जो निवारक निरोध है, ये क्या है? तो 22 के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है वो दो तरह से हो सकती है। किसी की भी गिरफ्तारी अगर करनी है तो दो तरह से की जा सकती है। एक तो जो सामान्य दंड विधि के अंतर्गत होता है, और दूसरा निवारक निरोध विधि के अंतर्गत, दो तरह से होता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सामान्य दंड विधि क्या होता है, इसके अधीन कैसे गिरफ्तारी होती है। तो आर्टिकल 22 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें कहा गया कि कोई अगर कोई अपराध करता है तो क्या होगा, जब भी कोई क्राइम होगा तो पुलिस सबसे पहले क्या काम करेगी, उस क्रिमिनल को जाकर के गिरफ्तार करेगी। लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है। कैसा अधिकार दिया गया? सपोज करिए कोई क्राइम हुआ और किसी को गिरफ्तार कर लिया गया उस क्राइम के उसमें, तो फिर इसमें क्या होगा, इस जो गिरफ्तार हुआ उसको क्या राइट दिया गया है? तो सबसे पहला राइट उसको ये है कि उसको गिरफ्तारी किस कारण से किया गया, गिरफ्तार किस कारण से किया गया, वो जल्दी से जल्दी उसको बताया जाए। ये जानने का उसका अधिकार है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, वो अपने पसंद का जो वकील है उसको रख सकता है, उसको अपने बचाव का अधिकार दिया गया। यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया तो अब उससे वकील से कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको ये अधिकार है, भले वो अपराधी ही क्यों ना हो, भले उसने कोई क्राइम क्यों ना किया हो, लेकिन उसको ये बेसिक राइट जो है फंडामेंटल राइट्स के तहत उसको ये मिला है। तीसरा, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है। गिरफ्तार करके उसको रख नहीं सकते हैं, बल्कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और अगर उसने कुछ ऐसा अपराध नहीं किया तो उसको बेल मिल जाती है। चौथा, 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता, तब उसको गिरफ्तारी से स्वतंत्रता मिल जाती है अगर 24 घंटे से ज़्यादा उसको किया जाएगा। अब इन चारों में से कोई भी एक चीज़ का उल्लंघन होगा तो जो गिरफ्तारी की गई, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी क्या हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, मतलब वो असंवैधानिक है उसकी। अब ये जो है, ये क्यों ऐसा किया गया, इसके लिए आप एक केस लिख सकते हैं। इसमें केस है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस। क्या होता है कि कई बार अवैध गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, मतलब बिना बात के, खासकर यूपी में ये मामला बहुत होता है। तो ये जो अवैध गिरफ्तारी होती है, इसके विरुद्ध संरक्षण देने के लिए ये क्लॉज ऐड किया गया था। और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के संबंध में एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि निर्दोष व्यक्ति को पुलिस जो है जाकर के अवैध रूप से मनमानी करके गिरफ्तारी कर ले। ऐसे में जो गिरफ्तार हुआ उसको संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अपराध किया हो चाहे ना किया हो, अपराध में हो सकता है उसने सपोर्ट किया हो, या फिर किसी शंका, सिर्फ डाउट करके उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसका कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए, क्योंकि आयोग के अनुसार जो उत्तर प्रदेश राज्य में 60% गिरफ्तारी जो होती है वो तो या तो अनावश्यक रूप से हो जाती है या अवैध रूप से हो जाती है। इसीलिए अवैध गिरफ्तारी के लिए संरक्षण देने के लिए ये क्लॉज दिया गया है।
अब चलते हैं दूसरे हिस्से में, निवारक निरोध विधियां, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो ये भी आर्टिकल 22 का खंड जो है वो 4 से लेकर 7 तक दिया गया है, और इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। और निवारक निरोध जो पदावली है, जो शब्द है, संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन निवारक और ये जो दंडात्मक, ये दोनों एक शब्द का विलोम है। तो निवारक गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तारी से अलग है। तो दंडात्मक गिरफ्तारी क्या होती है कि निरुद्ध व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, उसने कोई अपराध किया होता है इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि ये जो निवारक निरोध जो गिरफ्तारी होती है, ये शक के बिना पर और कई बार शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गिरफ्तारी की जाती है कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए, इसलिए गिरफ्तारी कर दी जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, निवारक निरोध विधि की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो क्या हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका में कोई ऐसा कानून नहीं है जो शांति समय में, शांति काल में भी निवारक निरोध का उपबंध करता हो। अमेरिका में अगर आपातकाल होता है तो फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1915 के अधीन निवारक निरोध का उपबंध किया गया है। तो ये ज़रूरत हमारे भारत में भी निवारक निरोध जो है वो संविधान का अंग हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन भारत में कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है। और भारतीय संविधान की विशेषता है कि युद्ध के समय या शांति के समय, दोनों के ही समय में इसका उपयोग कर सकती है निवारक निरोध का। क्योंकि क्या होता है, जब भी लगता है कि देश को या समाज को किसी भी तरह का कोई खतरा होने वाला है, तो क्या करते हैं, निवारक निरोध का उपयोग किया जाता है। अब ये निवारक निरोध अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में सबसे पहले संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। कब किया था प्रथम निवारक निरोध अधिनियम? 1950 में। और इस अधिनियम का उद्देश्य था भारत की सुरक्षा, भारत की अच्छी सार्वजनिक व्यवस्था, भारत में जितने भी समुदाय हों उनमें आपस में किसी भी तरह का कोई भी वो ना हो, और सब में सेवाएं बनी रहें, आपस में सेवाएं मिलती रहें, और व्यक्तियों को एक जो है वो अधिकार मिला रहे। तो इसीलिए दिया गया है निवारक निरोध अधिनियम 1950। बाद में क्या हुआ, थोड़े समय के लिए इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल 1951 को ये समाप्त हो गया। पर समय समय पे इसका समय जो है ना अवधि बढ़ाई जाती रही और दिसंबर 1969 तक ये लागू रहा। फिर 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 1971 में एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया, निवारक निरोध विधि को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया, और यह अधिनियम 1977 तक लागू रहा। अब इस अधिनियम के निरस्त होने के 2 साल बाद चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के रूप में निवारक निरोध विधि बनाई गई। अलग अलग तरह से अधिनियम बनाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983 में बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक निवारक निरोध अध्यादेश जारी किया गया। और इसका उद्देश्य था, जब सांप्रदायिकता फैल जाती है, जब जातीयता फैल जाती है, तो उस समय जो खतरा हो जाता है ना देश को और व्यक्तियों को, उसको रोकने के लिए। बाद में ये भी अधिनियम बन गया। फिर आतंकवाद निवारक अधिनियम बनाया गया 2002 में, जब 1987 में आतंकवादी घटनाएं हुई, गतिविधियाँ हुई, तो ये अधिनियम पारित किया गया। और इसके समाप्त होने के बाद 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पारित कर दिया गया। अब इसमें क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि निवारक निरोध विधियों के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण क्या है? तो संविधान में जो निवारक निरोध विधियों की जरूरत स्वीकार की गई है, लेकिन इसके साथ ही इसको थोड़ा कठोरता को कम किया गया है और संवैधानिक संरक्षण दिया गया, और विधानमंडल द्वारा इसका कोई दुरुपयोग ना हो, कोई मिसयूज ना हो, उसको रोकने के लिए इसकी शक्ति पे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो आर्टिकल 22 में 4 से लेकर 7 तक निवारक निरोध कानून को दिया गया है। और व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण मिला, जैसे फर्स्ट वाले में 3-4 संरक्षण मिले थे ना, उसी तरह इसमें संरक्षण है कि सलाहकार बोर्ड एक बनाया जाएगा, और सलाहकार बोर्ड जो है वो गिरफ्तारी का पुनरावलोकन करेगा। दूसरा, गिरफ्तारी का कारण जानने का और उस कारण को प्रस्तुत करने का अधिकार, और तीसरा, सलाहकार बोर्ड उस पर प्रक्रिया करेगा। अब सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनरावलोकन जो है, तो संविधान का जब 44 अमेंडमेंट हुआ, उस अधिनियम के पश्चात ये शुरू किया गया कि निवारक निरोध जो है 2 माह से अधिक के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। और इसके पूर्व भी, यानी 2 माह पूरा होने से पूर्व में ये अवधि 3 माह की थी, बाद में 2 माह कर दिया गया। मतलब 2 माह से ज़्यादा आपको इसका वो नहीं है, पुनरावलोकन हो जाना चाहिए। अब सलाहकार बोर्ड जो है निरोध के औचित्य का विश्लेषण करता है, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है, फिर वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट देता है, और सलाहकार बोर्ड जो है वो निरोध के कारण बताता है अपनी रिपोर्ट में। और फिर इससे क्या होता है, कार्यपालिका का जो मनमानापन होता है उससे उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को संरक्षण मिल जाता है। अब इसमें एक बोर्ड का अध्यक्ष होता है और कम से कम 2 सदस्य जरूर होते हैं, जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश से इसको किया जाता है। दूसरा है
विरोध का कारण जानने का अधिकार। इसमें जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उसको ये अधिकार है कि उसको जो गिरफ्तार किया गया आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी जो है वो उसको निरोध का जो आधार है उसको बताए। मतलब आधार मतलब क्या होता है, उसको मेन जो मैटर है वो समझाए, क्या उसको मिला है, गिरफ्तारी का आधार क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। जैसे कि नयन मल प्रताप मल बनाम भारत संघ का केस था। इसमें जो निरुद्ध व्यक्ति था उसको अंग्रेजी भाषा में गिरफ्तारी के कारण को लिखकर दिया गया और उसको अंग्रेजी आती ही नहीं थी। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 22(5) में शर्त के अनुसार उसने पालन नहीं किया गया और ये निरोध क्या है, ये जो गिरफ्तारी क्या है, ये अवैध है क्योंकि इंग्लिश भाषा तो उसको आती नहीं थी। उसी तरह से शफीक अहमद बनाम जिलाधीश मेरठ का एक केस था जिसमें कहा गया कि यदि निरोध कई आधार पर किया गया हो जिनमें से एक अवैध है तो बाकी सब वैध हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन अवैध नहीं होगा। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, 10 कारण दिए गए हैं, उसमें 10 कारण में से कोई एक कारण जो है वो लॉजिकल नहीं था, वो गलत था, लेकिन 9 कारण सही थे, तो क्या हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी सही होगी। इसके बाद अभ्यावेदन देने का अधिकार। इसमें क्या है कि निरुद्ध व्यक्ति को एक अधिकार दिया गया जो गिरफ्तार हुआ उसको, कि वो सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना अभ्यावेदन दे सकता है, प्रचलित भाषा में दे सकता है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सलाहकार बोर्ड जो उसमें निरोध का औचित्य बताएगा और फिर उस पर रिपोर्ट दी जाएगी और रिपोर्ट की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें चौथा है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होती है कि संसद द्वारा विहित की जाती है और विधायिका द्वारा सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है और संसद इसमें प्राथमिकता देती है। फिर होता है सबूत का भार। जो भी जिसका निरोध किया गया है उस पर सबूत का भार नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ये है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज। ये क्या है कि मान लीजिए कि एक कोई इंसान है जिसने 1987 में कोई ऐसा कार्य कर दिया जो उस समय अपराध नहीं था, लेकिन 1988 में फिर क्या हुआ कि वो उस समय के हिसाब से, उस समय की दंड विधि के हिसाब से अपराध हो गया। तो इसके लिए उस व्यक्ति को ना एक संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। क्योंकि जो पास्ट में जो भूतलक्षी जो है उस हिसाब से लॉ नहीं लागू होगा। लॉ उसके ऊपर विधि जब लागू होगी जब उस समय अपराध जो किया था उस समय जो लॉ था ये लागू किया जाता है। ये मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया। दूसरा, दोहरे जोखिम का संरक्षण। मतलब एक ही इंसान को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, ये गलत है। इसमें आप केस लिख सकते हैं वेंकटरमन बनाम भारत संघ का केस। जैसे 1951 के अधीन एक जांच के परिणाम स्वरूप उसको नौकरी से निकाल दिया गया और कार्रवाई जांच कमिश्नर के पास हुई। इसमें जो निर्णय दिया गया। अब इसके बाद है तीसरा, स्वयं अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार। इसमें किसी को भी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया, वो अपने विरुद्ध गवाही दे नहीं सकता है, अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसको संरक्षण मिला हुआ है। तो इस तरह से जो निवारक निरोध है वो किस तरह से व्यक्तियों के अधिकार को संरक्षण देता है, ये समझना आसान हो जाता है अगर आप इस तरह से इसको समझने की। अब निवारक निरोध जो विधियाँ, उसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू भी। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू जो होता है जिसमें न्यायालय जो वो जांच करती है। इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि निरोध जो आदेश करने वाला प्राधिकारी के व्यक्तिगत समाधान के लिए कारण है या नहीं है, ये इसका अधिकार नहीं है। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल एक आंसर राइटिंग के लिए ये आपके लिए प्रॉपर है। जो मैंने आपको केस बताया है ना, उस केस को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप लॉ का LLB का सेमेस्टर इस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये 2-3 केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स दे के समझने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा आर्टिकल 22 को समझना। और जब भी 22 लिखिएगा तो आर्टिकल 21 की ज़रूर चर्चा करिएगा। अगर आपको आर्टिकल 21 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे उसकी क्लासेस दी गई है, आप जाकर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद आप अपने आप बुक रीडिंग एक बार करिएगा ना तो आपको निवारक निरोध पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। करना सिर्फ इतना है कि आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, कीवर्ड्स लिख लेने हैं ताकि एग्जाम में आप प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकिए। बहस के मुद्दों में शामिल होना अच्छी बात है कि पर बहस जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से हम आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको और भी क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और अपने कमेंट, अपने व्यू, अपने डाउट, अपने क्वेरी, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो क्लासेस से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर भी दिया हुआ, आप चाहें तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, अपने कमेंट। बाकी और भी क्लासेस जो है वो जल्दी चैनल पे अपलोड होगी, तब तक बाकी की क्लासेस आप चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं।